हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अर्न फॉर जॉब। दोस्तों, भारत में भ्रष्टाचार हमेशा से चर्चा और आंदोलनों का एक प्रमुख विषय रहा है। अगर हम स्वतंत्र भारत के इतिहास पर करीब से नजर डालते हैं तो पता चलता है कि हमारे देश में कितने घोटाले हुए हैं, जिसके बारे में हमें बहुत ही कम पता रहता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम स्वतंत्रता के बाद से जितने भी महत्वपूर्ण घोटाले हुए हैं उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरी वीडियो जुड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। सो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा देश आजाद ही हुआ था कि 1948 में देश में पहला और चर्चित घोटाला सामने आया, जो कि जीप घोटाला था। आजादी के बाद दोस्तों 1948 में ही पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारी सीमाओं में घुसपैठ करना प्रारंभ कर दिया था। तो पाकिस्तानी सेना को भारतीय सीमा में घुसपैठ करने से रोकने के लिए और अपनी सीमाओं की रक्षा और निगरानी के लिए दोस्तों भारतीय सेना को जीपों की आवश्यकता थी, जिसकी सहायता से हमारे सैनिक सीमाओं की निगरानी आसानी से कर सकते थे। तो दोस्तों, जब भारतीय सेना को जीपों की आवश्यकता थी, उस समय ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के पद पर वीके कृष्ण मेनन थे और वे भारतीय सैनिकों की जीप खरीदवाने के लिए रेडी हुए। दोस्तों, साल 1948 में इंग्लैंड से सेना के लिए 200 जीपों की सप्लाई के लिए डील की गई और इस डील में 80 लाख रुपीस खर्च हुए थे। दोस्तों, उस समय वीके मेनन ने तर्क दिया कि भारतीय सैनिकों को स्पेयर पार्ट्स के साथ जीप तुरंत पहुंचाया जाएगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय के द्वारा जीपों की खरीद के लिए जो पैसे जारी किए गए थे, उस समय से लगभग 9 महीनों तक एक भी जीप भारतीय सेना को नहीं दी गई और बाद में यानी 1949 में पहली बार जो वर्तमान चेन्नई बंदरगाह है, वहां पर केवल 155 जीपों की कंसाइनमेंट रिसीव हुई थी और वे जीपें भारतीय सेना के लिए योग्य भी नहीं थी। तो दोस्तों, जब इस मामले की पूर्ण रूप से जांच की गई तो इन सब का दोषी वीके मेनन पाए गए थे। आपको बता दें कि वीके मेनन ने समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोटोकॉल को तोड़ा और जीप खरीद के लिए विदेशी फर्म के साथ 80 लाख रुपीस की डील की थी और अधिकांश पैसे का अग्रिम भुगतान किया गया था। फिर बाद में दोस्तों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकार को उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि दोस्तों भारत सरकार ने उस कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया, लेकिन यहाँ एक और मिस्टेक ये की गई कि भारत की ओर से मुकदमा लड़ने के लिए उस वकील को नियुक्त किया गया था जिसका नाम इस घोटाले के आरोपी वीके मेनन ने सुझाया था। इसके बाद से दोस्तों संसद में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस केस को दबा दिया, लेकिन जीप खरीद के डील को रद्द करना पड़ा और वीके मेनन को भी लंदन में हाई कमिश्नर का पद छोड़ना पड़ा था। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, उस समय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे और उन्होंने और भारत सरकार ने 30 सितंबर 1955 को घोषणा की कि ये जीप केस का मामला न्यायिक जांच के लिए बंद कर दिया गया है और अगर विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है तो वे इसे चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों जीप घोटाले में दोषी करार देने के बावजूद सरकार या कानून की तरफ से वीके मेनन पर किसी तरह की कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। और इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद 3 फरवरी 1956 को वीके मेनन को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में शामिल किया गया था। और अगर आप हमारे चैनल पर डिफेंस मिनिस्टर की लिस्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वीके मेनन रक्षा मंत्री का पदभार संभाले थे। तो दोस्तों, ये जीप घोटाला हमारे देश का पहला डिफेंस स्कैम था। इसके बाद दोस्तों सेकंड स्कैम डायमंड माइनिंग स्कैम था। उद्योग मंत्री राव सिंह बहादुर सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राजनेता थे, जिन्हें एक डायमंड माइनिंग फर्म के लिए जाली दस्तावेज जारी करने के लिए दोषी ठहराया गया था। दोस्तों, इन्होंने बंद पन्ना हीरा खनन सिंडिकेट का संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी और इसके बदले में इन्हें 25,000 रुपए की रिश्वत दी गई थी। जब ये बात पता लगा दोस्तों तो इन्हें 3 साल की कारावास की सजा सुनाई गई और कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों, फर्स्ट ऐसा करप्शन था जहां एक राजनेता रिश्वत लेते हुए दोषी पाए गए थे। दोस्तों, अगला स्कैम 1951 में हुआ था, साइकिल इंपोर्ट स्कैम। दोस्तों, ये स्कैम ये था कि वर्ष 1951 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्कालीन सचिव एस.ए. वेंकट रमन थे। उन पर दोस्तों गलत तरीके से एक कंपनी को साइकिल आयात करने के कोटा जारी करने के लिए आरोप था। यानी दोस्तों एक विदेशी कंपनी को उनकी साइकिल भारत में बेचने के लिए इन्होंने रिश्वत लेकर परमिशन दी थी और जब इस बारे में जानकारी हुई तो इन्हें रिश्वत लेने के आरोप में जेल भेज दिया गया, लेकिन एक भी रुपए की वसूली नहीं हो पाई थी। इसके बाद से दोस्तों
फर्स्ट एजुकेशन स्कैम इंडिया में हुआ 1956 का BHU फंड स्कैम। दोस्तों इस स्कैम में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर 50 लाख रुपए के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। और दोस्तों आप सोच सकते हैं उस टाइम 50 लाख रुपीस की कीमत क्या रहती होगी। तो इस घोटाले में दोस्तों ना किसी को सजा मिली, ना ही एक भी रुपयों की वसूली हो पाई थी। पांचवा स्कैम दोस्तों 1957 में शुरू हो गया था और ये स्वतंत्र भारत का पहला फाइनेंशियल स्कैम यानी वित्तीय घोटाला हुआ था, जिसे मुंद्रा स्कैंडल या LIC स्कैम कहा गया। तो दोस्तों क्या था ये मुंद्रा घोटाला, इसके बारे में आइए हम डिटेल में जानते हैं। तो आपको मैं बता दूं, हरिदास मुंद्रा कलकत्ता के एक व्यापारी और शेयर मार्केट के जानकार थे। इन्हें कंपनियों के शेयर्स में बहुत ही दिलचस्पी थी और 1956 तक आते आते कई बड़ी कंपनियों में इनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी हो गई थी। दोस्तों उस वक्त करीब देश में 245 छोटी बड़ी कंपनियां कार्यरत थीं और इनमें से कुछ कंपनियों में छोटी मोटी हेरा फेरी होती रहती थी। इसके बाद देश के नागरिकों के लिए दोस्तों बीमा की गारंटी देने के विचार से 1956 में भारतीय संसद ने बीमा विधेयक पारित किया और बाद में 245 कंपनियों का विलय कर एक सरकारी संस्था का गठन किया गया, जिसका नाम था LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो 1957 में दोस्तों LIC ने हरिदास मुंद्रा की 6 नॉन परफॉर्मिंग कंपनी के शेयर्स ऊंचे दाम पर यानी बाजार भाव से अधिक भाव पर खरीद लिए थे। इसके पीछे दोस्तों मुंद्रा की सोची समझी साजिश थी। दोस्तों इसकी चाल ये थी कि जब निवेशकों को पता चलेगा कि उसकी कंपनी में सरकार ने निवेश किया है तो मुनाफे को निश्चित मानकर दूसरे लोग भी इन कंपनियों के शेयर्स खरीदेंगे। और दोस्तों ऐसे बहुत सी रिपोर्ट्स में बात कही गई है, इस बात के बारे में LIC को पहले ही पता चल गया था, तो भी LIC की निवेश कमेटी ने इन शेयरों के खरीद पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि कमेटी के सदस्यों का मानना था कि सरकार की रजामंदी के बिना LIC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इतनी बड़ी डील नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी ने भी न तो हरिदास मुंद्रा की कंपनियों के शेयर्स खरीदने पर हामी भरी और न ही किसी ने आपत्ति जताई। और कई सोर्सों में दोस्तों ये बात कही गई है कि यह निवेश सरकारी दवाओं में LIC की इन्वेस्टमेंट कमेटी की अनदेखी करके किया गया और जब LIC को ये बात पता चला तो उसे कई करोड़ का नुकसान हो चुका था। दोस्तों इस पूरे मामले के बारे में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता इंदिरा गांधी के पति और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी को जब ये बात मालूम हुआ तो उन्होंने इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि LIC ने हरिदास मुंद्रा की कंपनियों के शेयर्स उसे फायदा पहुंचाने के लिहाज से खरीदे हैं और इस बात पर भी सवाल उठाए कि सरकार और LIC ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। दोस्तों जब फिरोज गांधी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया और प्रधान वित्त सचिव HM पटेल और वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी ने LIC के निवेश पर दबाव बनाने का आरोप लगाया और ये भी दावा किया कि उनके पास इस निवेश के संबंध में HM पटेल और वित्त मंत्री कृष्णमाचारी के बीच गोपनीय पत्र हैं। तो ऐसे आरोपों को देखते हुए दोस्तों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश MC छागला कमेटी का गठन किया और दोस्तों अब तक की सबसे पारदर्शी जांच में से ये जांच थी। जस्टिस छागला ने दोस्तों तेजी से काम किया और केवल 24 दिनों में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और आपको मैं बता दूं, भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी केस की सुनवाई जनता के सामने हुई हो। दोस्तों जस्टिस छागला द्वारा अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद TT कृष्णमाचारी ने 14 फरवरी 1958 को वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और हरिदास मुंद्रा को गिरफ्तार कर 22 साल के लिए जेल भेजा गया, लेकिन एक भी रुपए की वसूली इस समय भी नहीं हो पाई थी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फाइनेंस मिनिस्टर की लिस्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा कि TT कृष्णमाचारी दूसरी बार भी वित्त मंत्री का पद संभाले थे। और दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो ये नहीं देखे तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस स्वतंत्र भारत का पहला वित्तीय घोटाला था जिसकी जांच तेजी के साथ साथ पारदर्शी तरीके से भी की गई थी। वर्तमान में आप देखेंगे भारत में ऐसे बहुत से स्कैम हैं जिसमें अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो दोस्तों हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्कैम पर, जो की है 1960 का तेजा लोन स्कैंडल। दोस्तों 1960 में एक बिजनेसमैन धर्म तेजा ने एक शिपिंग कंपनी शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से 22 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन बाद में इस धनराशि को इसने देश से बाहर भेज दिया और किसी भी शिपिंग कंपनी की इसने शुरुआत भी नहीं की थी। जब दोस्तों कुछ लोगों ने इस पे मुकदमा दायर किया तो धर्म तेजा को यूरोप में गिरफ्तार किया गया और 6 साल की कैद हुई, लेकिन वसूली इसमें भी दोस्तों एक भी रुपए की नहीं हो पाई थी।
नेक्स्ट स्कैम है दोस्तों कैरो स्कैम। दोस्तों ये स्कैम साल 1963 में हुआ था। दोस्तों पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप और अपने बेटों और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। दोस्तों इसके बारे में जानकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी, लेकिन कुछ भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया था और ना ही ये बात सामने आई कि कितने रुपयों का स्कैम मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो के द्वारा किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट स्कैम था कलिंग ट्यूब स्कैम। ये स्कैम दोस्तों 1965 में हुआ था। उस समय दोस्तों ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पर अपने निजी कंपनी कलिंग ट्यूब्स को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का आरोप लगा था और जब ये बात पता चली तो बीजू पटनायक ने कलिंग ट्यूब कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 1947 से लेकर 1965 तक जितने स्कैम हुए थे और उस समय पीएम कौन थे इसके बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल से यानी 1970 से जितने स्कैम्स हुए हैं उसे कवर करूंगी। आपको यहाँ बता दें कि भारत में बहुत से स्कैम हुए हैं जिसे एक वीडियो में अगर मैं कवर करूंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए स्कैम्स आपको पार्ट वाइज में मिलेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि स्कैम मैं शॉर्ट में कवर करूं, इतना डिटेल में ना एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल लर्न फॉर जॉब को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।